शहद की मक्खियाँ पालने के लिए मुख्तलिफ लोगों का जो है ना वो साइज़ होता है डिफरेंट, जो वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो हॉबिस्ट होते हैं, वो 1 से 5 डब्बे रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेमी कमर्शियल होते हैं, वो कहते हैं 50 कॉलोनीज़ तक का जो है ना हमारे पास सेटअप होना चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो हमारे 150 तक के यूनिट्स होते हैं। अब इनको शहद की मक्खियाँ रखनी कहाँ चाहिए, ये बॉक्सेस जो हैं हमारे, इनको कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर घरों में आपने रखना है तो चूँकि हमारा मुल्क एक गर्म मुल्क है, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए घर के अंदर जहाँ पर इनको कम से कम जो है ना वो धूप से वास्ता पड़े। तो हम आमतौर पर दरख्तों की शेड के अंदर इनको रखते हैं ताकि मक्खियाँ हमारी ठंडी रहें। छतों के ऊपर नहीं रखा जा सकता है इनको, बालकनियों पर रखेंगे वहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि दीवारों से हीट होकर के आ रही होती है हीट। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि घरों में रखना है तो नीचे रखना है, लॉन के अंदर रखना है और दरख्त की छाँव में रखना है। सेकेंडली, अगर हमने हॉबिस्ट हैं हमारे, उन्होंने जो कि सेमी कमर्शियल में जाना चाह रहे हैं, तो उनको अपने फार्म हाउसेस के ऊपर ये रख सकते हैं 50 के करीब डब्बे। उनको भी हमेशा ऐसी जगह देखनी चाहिए जो कि उनके जानवरों से दूर हो, ताकि ये शहद की मक्खियाँ जानवरों को डिस्टर्ब ना करें। वाटर चैनल जो है उनके करीब ना हो ज़्यादा, ताकि उस पानी में ना जाएं जहाँ से मुर्गियाँ पानी पीती हैं आगे, क्योंकि इनके काटने का अंदेशा होगा। लेकिन जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमेशा शहद की मक्खियाँ ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर लोगों की ट्रैफिक बहुत कम हो, ज़्यादा आना जाना ना हो इनके सामने से, ताकि ये लोगों को तंग ना करें। अगर लॉन मूवर चलाना है तो वो भी ऐसे एरिया में रखें कि लॉन मूवर जो है ना इनके सामने चलाएंगे तो शहद की मक्खियाँ उसको तंग करेंगी आपके मालिक को। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर परमानेंट रखना है, लेकिन रखना सायदार जगह। कमर्शियल जो फार्मर है ना वो तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं, तो वो तो बेचारे हर वक्त इसी जस्तजू में रहते हैं कि मक्खियों को कहाँ लेकर के जाएं। तो ऐसे में हमें ये देखना होता है कि हवादार जगह होनी चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम जो है फसल हमें एक जगह के ऊपर मिल जाए, और जितना करीब से करीब हो सकते हैं ना वहाँ पर वो पहुँचें। जैसे मैंने जिक्र किया है कि 1.5 किलोमीटर से ये शहद की मक्खियाँ हासिल करती हैं, तो अगर हम फुलाई के ऊपर जा रहे हैं तो फुलाई के जंगल के बिल्कुल साथ अगर हम मक्खियाँ रखेंगे जा करके, तो फिर हमें उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा शहद हासिल कर लेंगी मक्खियाँ। लेकिन नज़रिया ये भी वहाँ पर भी ये रखना चाहिए कि आबादी के करीब ना रखें, आबादी से दूर रखें शहद की मक्खियों को। और ये ज़रूर देख लीजिए कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर वो जो फसल है शहद पैदा करने वाले दरख्तों की तादाद वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी शहद की मक्खियाँ वहाँ से वाफिर मिकदार में शहद हासिल कर सकें। बाकी चीज़ें तो आपने बताई, ये बताइए ये क्या चीज़ है? जी मैडम, ये जो आपके हाथ में इस वक्त ये प्योर बीज वैक्स है, यानी ये वो मोम है जो कि शहद की मक्खियों ने तैयार किया है अपनी बॉडी से, ये इनकी प्रोड्यूस होती है। ये जो आपको ब्लॉक हाथ में पकड़ा हुआ है ये हमारा वो है जो कि सबसे सुपीरियर क्वालिटी का वैक्स होता है, जो कि जब शहद निकाल रहे होते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम पे जो कैपिंग्स उतारते हैं उन कैप्स के ऊपर से बिल्कुल वर्जिन वैक्स होता है, यानी कि ये यूज़ नहीं हुआ होता। वन टाइम सिर्फ उन्होंने शहद की जो छत्ते हैं उनको कवर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हम लोग ये वैक्स सिर्फ देते हैं उन लोगों को जिन्होंने दवाइयों में इस्तेमाल करना होता है, जिन्होंने कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करना होता है, तो वो ये स्मेल भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। जी बिल्कुल मैडम, इसकी जो स्मेल है ना ये कभी नहीं जाएगी। ये हमेशा इसमें रहती है, ये गुम नहीं होती है इसकी स्मेल, और यही बताती है कि ये प्योर बीज वैक्स है। मगर ना इसके मुकाबले पे आप देखें तो पैराफिन वैक्स तो बाज़ार में अवेलेबल है ना, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है ना। तो ये जो होती है इसकी जो स्मेल है ये बहुत शानदार होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हनी की स्मेल है। या ये आपको बात बताता जाऊँ कि जो प्योर बीज वैक्स होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो पैराफिन वैक्स होती है इसका कम होता है, वो 62-63 के ऊपर मेल्ट कर जाती है। ये एक और प्रोडक्ट है जिसको प्रोपोलिस कहते हैं। ये जो हमने इटालियन मक्खियाँ मंगवाई हैं ये इसको कलेक्ट करती हैं, हमारी लोकल हनी भी इसको कलेक्ट नहीं करती हैं। प्रोपोलिस जो है ये एक तरह की एंटीसेप्टिक भी है, तो पुराने ज़माने में तो इसको ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज इसका इस्तेमाल गले की जो बीमारियां हैं, कान की बीमारियां, दांत की बीमारियां, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मदर टिंचर भी तैयार किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल में इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी गोलियां बना के लोग खाते हैं और उससे आर्थराइटिस का जो मर्ज़ है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो प्रोपोलिस जो है ये तकरीबन 15,000 रुपये किलो इसका रेट है, जो कि बाज़ार में अवेलेबल होता है, बी कीपर से अवेलेबल होता है, और ये आमतौर पर पंसार वगैरह जो है ना वो हमसे लेके आगे दे रहे होते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन तैयार की हुई है ये प्रोपोलिस टिंचर से की हुई है तैयार, यानी इसमें अल्कोहल हमने शामिल की थी, हल हो गया, ये हल हो जाता है प्रोपोलिस इसके अंदर, और फिर ये टिंचर बन गया जो कि 20% पे है, यानी 20% इसमें हमने प्रोपोलिस डाला हुआ है, बाकी जो है इसके अंदर अल्कोहल है। अब आप इसको जहाँ पे भी आपने इस्तेमाल करना है, एंटी फंगल भी है, फंगस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रोट के लिए भी कर सकते हैं, दांत के लिए भी, कान के अमराज के लिए भी, बहुत जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। हनी बीज के थ्रू हम जो है ना वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि हनी बीज इन जनरल हनी तो बनाती हैं, लेकिन हनी अपने साथ बनाने के साथ साथ वो अपने छत्ते के अंदर वैक्स भी बना रहे होते हैं।
एक्चुअली होता क्या है पाकिस्तान में कि हम लोग हनी को निकाल के वैक्स ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हमने क्या किया है उस वैक्स को यूज़ करके वैक्स के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके उसकी वैल्यू एडिशन करके हमने ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स को इसके अंदर हमने सेंटेड कैंडल्स का कॉन्सेप्ट ऐड करके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके हमने ये कैंडल्स बना ली हुई हैं। उसके साथ लिप बाम और स्किन मॉइस्चराइजर्स भी हैं। ये लिप बाम है, मतलब अगर जिसके होंठ खुश्क होते हैं इस तरह से तो उसके लिए ये इफेक्टिव है। इसी तरह स्किन मॉइस्चराइज़र भी जिस तरह से स्किन ड्राई हो जाती है सर्दियों में या इस तरह से उसको इफेक्टिव है। और ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी बनाया हुआ है। इस मॉस्किटो रिपेलेंट को मैंने खुद भी यूज़ किया पर्सनली भी, और मेरा एक दोस्त है उसकी न्यूली बॉर्न बेबी जो उसकी बेटी हुई थी, तो उसको उसने जब मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ किया तो उसको रिएक्शन हुआ था। लेकिन जब उसको मैंने ये वाला रिकमेंड किया और उसने खुद ये अपनी बेटी को लगाया तो एक तो उसको इससे रिएक्शन भी नहीं हुआ और मॉस्किटो भी रिपेल हुए। मतलब इफेक्टिवली हम इसको मैं पर्सनली ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने खुद एक बच्चे को भी लगा के देखा, उससे उसको रिएक्शन भी नहीं हुआ और ये इफेक्टिव भी रहा है। ये जो आपके सामने इस वक्त हनी की बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हुए मुख्तलिफ मकाम से लिए हुए शहद हैं। इसमें हम 10 किस्म के पाकिस्तान के अंदर शहद जो है ना वो हासिल कर लेते हैं। मौसम बहार के अंदर जो हम शहद हासिल करते हैं वो फुलाई का शहद होता है, माल्टे का शहद होता है, बरसीम का शहद होता है, यूकलिप्टस का शहद होता है, सनफ्लावर का होता है, गरंडे का शहद होता है। ये सब के सब ऐसे शहद हैं जो कि हम प्लेन्स एरिया से हासिल कर रहे होते हैं मौसम बहार में। मौसम बहार हमारे पास शुरू होता है 15 फरवरी से लेकर के हम लोग कहते हैं 30 मई तक का जो इलाका है, जो टाइम है, इसके अंदर हम लोग ये शहद हासिल कर रहे होते हैं। और ये बहुत दूर दूर से निकालते हैं। जैसे हम लोग भावलपुर से सरसों का शहद निकाल रहे होते हैं, सरगोदा के इलाके से माल्टे का शहद निकाल रहे होते हैं, फुलाई का इलाका जेलम और इस्लामाबाद के इलाके से निकाल रहे होते हैं, गरंडे का जो एरिया है वो ये जो हमारा बाराकाऊ का एरिया है इसके आसपास से हम लोग निकाल रहे होते हैं। इसी तरह से जो सफ़ेद है ये आमतौर पे आजकल शिफ्ट हो गया है बक्कर और मियाँ वाली की तरफ, वहाँ से ज़्यादातर इसका शहद निकालते हैं। लेकिन ये रोड साइड के ऊपर बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं आजकल, तो असनफदाल के पास भी इसका शहद हासिल हो जाता है। सूरजमुखी जो है ये डस्का से आमतौर पर शहद निकालते हैं। तो जितने भी शहद की वैराइटीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं ये सब के सब कमर्शियल बीफ कीपिंग की वजह से नज़र आ रही हैं कि हम मक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। वहाँ पर 10% जब फ्लावरिंग ऑन हो जाती है किसी भी ऐसे पौधे की जिसे शहद हासिल हो सकता है, तो वहाँ पर मक्खियाँ उस फसल पे काम करना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही 1 माह के तकरीबन अरसे में वो शहद तैयार हो जाता है तो फिर हम उसे निकाल के नेक्स्ट आने वाला जो शहद है ना उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी शहद हासिल होते हैं मौसम बहार में वो तो जम जाते हैं आमतौर पर, लेकिन मौसम ख़ज़ा में एक ऐसा शहद पैदा होता है जिसको बेरी का कहते हैं। ये आमतौर पर पोठवार के इलाके में ज़्यादातर बेरी लगी हुई है, एरिड एरिया के अंदर। ये शहद जमता नहीं है, ये वाइट शहद है पाकिस्तान का जो बिल्कुल नहीं जमता। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर ये भी डेवलप हो गया है कि जो शहद जम जाता है वो खालिश नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे सितंबर से अक्टूबर में बेरी का शहद निकलता है। लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादातर शहद की सर्दियों में होती है, तो जो लोग शहद खाया करते थे बेरी का ज़्यादातर आमतौर पर, तो वो कभी भी शहद को जमता हुआ नहीं देखते थे। तो उन्होंने ये एक जहन में कॉन्सेप्ट पक्का बना लिया है कि शहद वही खालिश है जो कि जमे नहीं। हालांकि जो मेन शहद हमारे निकलते हैं वो तो मौसम बहार में निकलते हैं और वो सब के सब जल्द या बदीर जम जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये बताना मकसूद था कि शहद अगर जम जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हनी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही जमते हैं जैसे कि चीनी जमती है, क्योंकि हनी इज़ ए सुपर सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 6% के करीब सुक्रोज की मिकदार मौजूद होती है, जैसे चीनी कहते हैं आप। तो बाकी तो ये कि ये भी मिठास ही है। तो ग्लूकोज एक ऐसा अंसर है शहद के अंदर जिसने अपने आप को शो ऑफ करना होता है। तो जैसे ही उसको माहौल मिलता है तो वो जम जाता है। 10 से 14 दर्जे सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फौरी तौर पर जो है ना शहद जमने की तरफ राग़िब होता है। और एक ऐसा टेम्परेचर भी है जिसके ऊपर हनी बिल्कुल भी नहीं जमेगा, और वो है -1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उठा के बोतल को, अपनी सरसों की बोतल है जो कि बड़ी जल्दी जमता है, उसे भी अगर हम रख दें फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ वाले सेक्शन में, तो वो सारी ऊपर पड़ा रहेगा, वो लिक्विड ही रहेगा, वो जमेगा नहीं। और बिल्कुल पत्थर भी नहीं होगा, जैसे कि आइसक्रीम आपने देखा होगा कभी भी वो पत्थर नहीं बनती है उसी तरह से, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ 18% या उससे कम होता है। तो इस वजह से नमी कम होने की वजह से ये पथराएगा भी नहीं हनी, तो बर्फ़ नहीं बनेगा। आम बंदे को कैसे पता चले, वो कैसे चेक करे कि ये खालिस है या नहीं खालिस? ये वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बोतल को देख के अंदाज़ा लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ अगर तो लेजिस्लेशन नहीं है कोई भी कि जी आपने जो फ़िल्टर किया हुआ उसके ऊपर लिख दें कि ये फ़िल्टर हुआ हुआ शहद है, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। सिर्फ इसमें यही है कि कोशिश करें कि जो शहद है फार्मर से ख़रीदें, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने शहद को शहद के तौर पे लेना है, मिठास के तौर पर नहीं लेना,
तो फिर आपको वही लेना चाहिए जो फ़िल्टर नहीं हुआ हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। तो ऐसे लोग हैं बहुत से जो कि अनफिल्टर हनी दे रहे होते हैं, रॉ हनी दे रहे होते हैं, और वो हनी जो कि जम जाए वही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। जो सदा लिक्विड ही रहे ना, वो सिर्फ बेरी का शहद है जो कि हमारे यहाँ से निकलता है मौसम ख़ज़ां में, और या फिर जो रूबीनिया का हनी है जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में निकलता है, तो वो भी जमता नहीं है। तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे पड़ा हुआ होगा मेरा ख्याल से रूबीनिया का हनी, ये रूबीनिया का हनी है, ये बग़ैर फिल्ट्रेशन के भी लिक्विड हालत में ही रहेगा। और इसी तरह से हमारे पास एक और शहद है जो कि बेर का है। ये जो बेरी का शहद है, इनके देखें दोनों का कंट्रास्ट है बहुत ज़्यादा। ये दोनों ऐसे शहद हैं जो कि क्रिस्टलाइज नहीं होते, तो इनको कोई भी फ़िल्टर नहीं करता। तो फिर आपको या तो इन्हीं के अंदर घूमना चाहिए, तो या फिर किसी बी कीपर का जो सोर्स है ना उसको टैप करें और बी कीपर से डायरेक्ट जो है ना आप हनी बाई कर लें, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको आज के वाला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।